बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अब्दुर्रहमान ख़ान। आज का हमारा लेक्चर है डीप प्लाज्मोलिसिस। इससे पहले हमने प्लाज्मोलिसिस के बारे में बात की थी। तो प्लाज्मोलिसिस और डीप प्लाज्मोलिसिस एक मैकेनिज़्म है सेल के अंदर ये हो रहा होता है, जबकि सेल को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं तो सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर को शो करते हैं। तो इसी की वजह से डिफरेंट मैकेनिज्म सेल्स के अंदर वो प्लेस हो जाती हैं और वो इंश्योर हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये जो डीप प्लाज्मोलिसिस है ये भी एक मैकेनिज्म है। तो आइए बात करते हैं कि सेल को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम डेफिनेशन को सीखेंगे कि डीप प्लाज्मोलिसिस क्या है। दूसरा हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सेल फंक्शनैलिटी के हवाले से कि अगर एक सेल है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं तो सेल के ऊपर उसके फंक्शंस के ऊपर कौन कौन से असरात पड़ सकते हैं। The return of plasmolysed cell to its original position is called deplasmolysis। ये प्लाज्मोलिसिस की अपोजिट है, इसको हम रीप्लाज्मोलिसिस भी कह सकते हैं। रीप्लाज्मोलिसिस, रीप्लाज्मोलिसिस का मतलब ये है दोबारा प्लाज्मोलिसिस की अपोजिट। यानी कि इस तरह ये हमारे साथ एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का क्या मतलब है कि अगर सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर हम रखते हैं तो इसी की वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, सेपरेटेड हो जाता है। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। यानी उसके अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं और इसी की वजह से साइटोप्लाज्म वो सिकुड़ जाता है और वो सेल मेम्ब्रेन से अलहदा हो जाता है। लेकिन इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर दोबारा से हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन से सेल के अंदर पानी जो है वो अंदर आना शुरू होता है, और जब पानी अंदर शुरू हो जाता है तो जो साइटोप्लाज्म है जो कि सेल मेम्ब्रेन से अलहदा हो चुका है ये वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस की तरफ आ जाता है और सेल टर्जिड बन जाता है। और इस टर्जिड सेल को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। और इस सेल को हम क्या कहते हैं? डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल या टर्जिड सेल। एंड इट्स शो व्हाट? टर्जिडिटी, यानी ये फूल जाता है। साइटोप्लाज्म एक प्रेशर डालना शुरू करता है किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और सेल मेम्ब्रेन एक प्रेशर डेवलप करता है सेल वॉल के ऊपर, तो ये फूल जाता है। एंड दिस फूल होने की प्रोसेस को व्हाट दे आर व्हाट? दिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन को आप यूँ भी कर सकते हैं, व्हेन ए डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये हमारे साथ क्या है? डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल है और इसको किस तरह के सोल्यूशन के अंदर रखेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो क्या होता है? द वाटर ट्रेवल्स इनटू द सेल। वाटर क्या होता है? ट्रेवल इनटू द सेल, यानी वाटर कम्स फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड इनसाइड ऑफ द सेल due to the higher concentration of water outside the cell. That means that water are in higher concentration here. Outside the cell water are in more concentration. Then the cell swell and become turgid. So जब पानी आ जाता है तो ये turgid हो जाता है और फूल जाता है। This is known as what? Deplasmolysis। अब बात करते हैं कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है इसका क्या मतलब है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट कंसंट्रेशन आर इन लेस, यानी यहाँ पर बाहर हमारे साथ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है इट मींस दैट दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी उसके अंदर सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और सेल शेप के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है।
ये हमारे साथ क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वाटर है, दिस होल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेल सैप। तो इस सेल सैप के अंदर साल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यही वाटर की एक फितरत है, एक कानून है, एक मैकेनिज्म है कि जहाँ पर साल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसी की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है। यानी वाटर क्या करते हैं, लेस साल्यूट कंसंट्रेशन से हरकत करने लगते हैं मोर साल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का क्या मतलब है, एक वर्ड यूज हम करते हैं, एक हाइपर का वर्ड यूज करते हैं और दूसरा हम यूज करते हैं हाइपो। हाइपर का मतलब ये है ज्यादा। हम कहते हैं ना मैं बहुत हाइपर हो चुका हूँ, हाइपर मीन्स मुझे बहुत गुस्सा आया है, या मैं बहुत ज्यादा, मैंने बहुत खाना खाया है, तो मैं कहता हूँ आई एम वेरी हाइपर। ठीक है, तो हाइपर का मतलब ये है कि मोर कंसेंट्रेटेड रिगार्डिंग साल्यूट, और अगर साल्यूट कम है तो फिर दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। डीप्लाज्मोलिसिस इज रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलिसिस। किस तरह, ये प्लाज्मोलिसिस की एक रिवर्स प्रोसेस है। किस तरह, as water enters the cell the protoplast absorb water and expand। जब प्रोटोप्लास्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अब प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट हम सेल मेम्ब्रेन को और साथ में साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। जब ये पानी को एब्जॉर्ब करता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, यानी ये फूल जाता है, ये प्रेशर डेवलप करता है। द सेल मेम्ब्रेन पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल, और ये जो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलहदा हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, तो यही सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरफ पुश हो जाता है। एंड द वैक्यूल एक्सपेंड, और साथ में वैक्यूल क्या होता है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड हो रहा होता है, बिकॉज वाटर कमिंग इनसाइड द सेल, बिकॉज द सोल्यूशन इज व्हाट हियर द सोल्यूशन इज फेसिंग बाय दिस सेल इज हाइपोटोनिक। This restore the turgor pressure. Now what is turgor pressure? Turgor pressure का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रेशर जो कि फ्लूइड्स की अपनी बिहेवियर की वजह से, फ्लूइड की मौजूदगी की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है इनसाइड अ सेल, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। मेकिंग इट टर्जिड अगेन, और ये फूल जाता है दोबारा। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो you can easily analysis that and you can easily conclude that कि जो प्लाज्मोलिसिस है और डीप्लाज्मोलिसिस है, ये दो अलग तरह के मैकेनिज्म्स हैं, और ये डीप्लाज्मोलिसिस सेल्स के फंक्शनलिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि डीप्लाज्मोलिसिस अगर वाक़या हो जाए कॉन्स्टेंटली तो ये सेल के डेथ को काज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा सेल को फेस करता है ऐसी सोल्यूशन जो कि हाइपोटोनिक हो, तो फिर दोबारा से पानी सेल के अंदर आना शुरू होता है, और हम ये कहते हैं कि cells are become turgid and they show turgidity, and now the cell is able to do any type of work, and this is known as a living entity and living cell। cell functionality, अगर डीप्लाज्मोलिसिस होता है तो सेल फंक्शनैलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। Deplasmolysis is necessary for normal functioning of plant cell। Deplasmolysis normal functioning of cell के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? इट मेंटेन सेल शेप, सबसे पहले ये शेप को मेंटेन रखता है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल है, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये उसका कोई ख़ास शेप नहीं है, और जब ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, प्लाज्मोलिस्ट सेल, तो ये जब डीप्लाज्मोलिस्ट सेल बन जाता है तो ये उसका एक ख़ास शेप हो जाता है। दैट मीन्स दैट डीप्लाज्मोलिसिस मेंटेन सेल शेप।
इट सपोर्ट प्लांट स्ट्रक्चर लाइक स्टेम एंड लीव्स। ये प्लांट स्टेम को रेजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, एक शनाख्त प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन न्यूट्रन ट्रांसपोर्ट। ये जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर न्यूट्रन मौजूद था, सॉल्यूट मौजूद थे, तो पानी उसके अंदर दाखिल हो गए। उस पानी के साथ डिफरेंट मिनरल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें भी हो सकते हैं डिज़ोल्व फॉर्म में, तो वो उसके अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो ये न्यूट्रन ट्रांसपोर्ट में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और साथ में ग्रोथ, ये ग्रोथ वाला ज़रा एक टेक्निकल टर्म है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक सेल है जो कि प्लाज्मोलाइड सेल है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है कि ये साइटोप्लाज्म उससे अलहदा हो चुका है। तो अब इस सेल को अगर हम दोबारा से प्लाज्मोलाइज्ड करते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर इसको हम रखते हैं, तो ये दोबारा इस तरह का एक नॉर्मल सेल जो है वो बन जाता है। लेट्स सपोज उसके अंदर वैक्यूल जो है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो वाटर जो है वो आ गई। तो वाटर की वजह से उसके अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप हुआ, और वही टर्गर प्रेशर उसके साख्त में इंक्रीज का सबब बना। तो ये जब परमानेंट चेंज हो और वापस ये वाला जो मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट है, ये उस तरफ मूवमेंट करे, मज़ीद मूवमेंट करे पानी के एब्जॉर्ब होने की वजह से, तो ये इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला सेल वाल है थोड़ा सा बाहर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये वाला जो ग्रोथ है, अगर ये परमानेंट हो जाए तो इसकी वजह से सेल के साइज जो है वो बढ़ती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीप ऑस्मोलिसिस है, ये ग्रोथ भी सेल के अंदर काज करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू रीगेन ओरिजिनल स्टेट ऑफ सेल। ये सेल को हेल्प करता है कि अपनी शनाख्त दोबारा हासिल की जाए, अपनी साख्त दोबारा बहाल की जाए। तो ये था आज का हमारा क्लास के डीप ऑस्मोलिसिस क्या है। इस लेक्चर के हवाले से कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई लेक्चर, कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। इस तरह एक खूबसूरत लेक्चर इसके ऊपर बना के आपके लिए अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हों।